गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप सब लोग? तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। पिछला वाला लेक्चर देख लिया होगा सबने, लोटका वोल्टेरा इक्वेशन या जिसमें हमने प्रीडेटर रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो पिछले सालों में CSIR नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं लोटका वोल्टेरा मॉडल पर या प्रीडेटर रिलेशनशिप के ऊपर, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। जब कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा था तो वो पहले एक बार पूरा पिछला लेक्चर जरूर से देख लें, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर जो था लोटका वोल्टेरा मॉडल वाला, वो अगर आप नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाएंगे आप। एक बार मैं थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ उस लेक्चर में हमने क्या देखा था। उसमें हमने ये दो इक्वेशन देखी थी, जो इक्वेशन यहाँ पर हमने लिख रखी है। ये दो इक्वेशन हमने वहां पर देखी थी उस लेक्चर के अंदर, ठीक है, जिसमें हमने स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 को लिया था, या स्पीसीज A और स्पीसीज B को लिया था। फिर हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बनाया था, और ये जो अल्फा या बीटा यहाँ इक्वेशन में लिखे हुए हैं, ये अल्फा और बीटा जो है, ये अल्फा और बीटा कंपटीशन कोफिशिएंट हमने कहा था। और हमने कहा था कि अगर कंपटीशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को शो करती है, और अगर 1 से ज्यादा है तो वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है उसके ज्यादा होने को शो करती है। ये हमने कुछ बातें कर ली थी, कुछ हमने ग्राफ प्रिपेयर किए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में जो पिछले सालों में आए हुए हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, द डायग्राम रिप्रेजेंट कंपटीशन बिटवीन स्पीसीज 1 एंड 2 अकॉर्डिंग टू लोटका वोल्टेरा मॉडल। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 में CSIR नेट के एग्जाम में आया था। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने K1 लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने K2 अपॉन बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने K2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने K1 अपॉन अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस जो है ये स्पीसीज 1 के लिए है, और जो वाई एक्सिस है वो स्पीसीज 2 के लिए। फिर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो स्टेटमेंट हमें देखने हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस। हाँ, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो हमने वहां पर बात की थी कि वो कंडीशन जहां पर कि K1 और K2 जो है वो बराबर आ रहे हों, उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्पीसीज पहले अपने K1 की तरफ बढ़ जाएगी वो जीत जाएगी, और जो नहीं बढ़ पाएगी वो एलिमिनेट करवा दी जाएगी। तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यहां पर अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस है, मतलब इक्विलिब्रियम के स्पीसीज 1 की तरफ भी जा सकता है, 2 की तरफ भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि पहले अपने K1 की तरफ कौन आगे प्रोसीड करेगी। तो यहां पर इसके आधार पर स्टेटमेंट 1 अपन पढ़ते हैं, अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस बिटवीन स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 बिकॉज K1 इज ग्रेटर देन K2 अपॉन बीटा। हाँ, तो वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायग्राम के अंदर ही दिखाई दे रहा है। K1 जो है वो बड़ा है K2 अपॉन बीटा से, और K2 जो है वो बड़ा है K1 अपॉन अल्फा से। तो इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आता है, जिसने लोटका वोल्टेरा मॉडल नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इस ग्राफ को देखकर आराम से आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट में। डर बना रखा है फालतू में तुम लोगों ने कि बहुत टफ एग्जाम आता है, बहुत कठिन आता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, इससे सिंपल तो कोई एग्जाम ही नहीं है मेरे ख्याल से। बस थोड़ा सा जो है माइंड को फोकस्ड रखते हुए और बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए हमें पेपर सॉल्व करना है, आराम से पेपर जो है वो क्लियर हो सकता है, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है बहुत आराम से। बस डाटा एनालिसिस जो है उस पर फोकस करना है, क्वेश्चन की स्क्रीनिंग पर फोकस करना है अपने को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जून 2016 का, जिसमें दो स्पीसीज हैं, स्पीसीज A और स्पीसीज B। उनकी कैरिंग कैपेसिटी दी हुई है, कंपटीशन कोफिशिएंट दिया हुआ है। कंपटीशन कोफिशिएंट A क्या 1 से ज्यादा है, मतलब इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जिस स्पीसीज का कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा वो सक्सेस हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच जाएगी, और जिसका कैरिंग कैपेसिटी कम है
उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा दूसरी स्पीसीज की तरह। तो इसका मतलब जीतेगा कौन? जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो कैरिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? KB। तो इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? स्पीसीज 2 विन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी कोई ज्यादा एनालिसिस करनी, बस बेसिक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए था और क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने कंपटीशन कोएफिशिएंट को अल्फा या बीटा बताया था, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन कोएफिशिएंट जो है वो दो दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है अल्फा 1 2 करके लिखा हुआ है, दूसरा अल्फा 2 1 करके लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, चीज ये वही है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ? अल्फा 1 2 का मतलब है स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पर इफेक्ट, अल्फा 2 1 का मतलब है स्पीसीज 1 का स्पीसीज 2 पर इफेक्ट। ठीक है, यानी कि हमने लेक्चर के अंदर जिसे अल्फा कहा था वो ये वाला है और जिसे हमने बीटा कहा था वो ये वाला है। ठीक है, सिंपल सा है। अल्फा 1 2 लिखा हुआ है मतलब स्पीसीज 2 पीछे पड़ी हुई है स्पीसीज 1 के, तो वो उसकी dn/dt या ग्रोथ रेट में इफेक्ट डालेगी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगी। अल्फा 2 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब स्पीसीज 2 पीछे पड़ी हुई है स्पीसीज 1 के, सॉरी स्पीसीज 1 पीछे पड़ी हुई है स्पीसीज 2 के। अगर अल्फा 2 1 लिखा हुआ है इसका मतलब स्पीसीज 1 जो है वो 2 के ग्रोथ रेट पर कितना इफेक्ट डालेगी, वो है उसका लिए जो कोएफिशिएंट है वो है अल्फा 2 1। तो इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है बेसिकली। तो ये हमें दिए हुए हैं इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के आधार पर कुछ स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट्स आर फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट अल्फा 1 2 इज लेस देन 1, यानी कि ये वाला जो कंपटीशन कोएफिशिएंट है ये 1 से कम है, और अगर ये 1 से कम है इसका मतलब स्पीसीज 2 का प्रभाव स्पीसीज 1 पर कम है, लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब स्पीसीज 1 जो है उसमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हाई है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हाई है। और जब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हाई होता है तो क्या होता है, उस स्पीसीज के खुद के ही जो मेंबर्स हैं वो इफेक्ट जो है नेगेटिव डालते हैं ग्रोथ के ऊपर। तो यही फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज 2 हैव लेस इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज 1। हाँ सही है, क्योंकि जो अल्फा 1 2 है वो 1 से कम है। इसका मतलब स्पीसीज 2 जो है अल्फा 1 2 1 से कम है, मतलब स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पर प्रभाव कम है। तो यही लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो इसकी स्पीसीज 1 के खुद के इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। हाँ यही तो हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट जो है ऑप्शन वो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन दिसंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक इक्वेशन हमें दी हुई है। जो इक्वेशन हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने ये इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और इन इक्वेशन में के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ भी मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। वो ग्राफ हमने जो बनाया था वो ग्राफ भी हमने यहाँ पर शो कर दिया है। जब स्पीसीज 1 का के कैरिंग कैपेसिटी स्पीसीज 2 से ज्यादा हो, तो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, स्पीसीज 1 वाला ग्राफ ऊपर आएगा, और जब स्पीसीज 1 वाला ग्राफ ऊपर आएगा तो K1 जो है वो बड़ा होगा K2 अपॉन बीटा से, यानी कि K1 बड़ा होगा K2 अपॉन बीटा से, और इसी तरह से K2 इज स्मॉलर देन K1 अपॉन अल्फा, तो K2 जो है वो स्मॉल है K1 अपॉन अल्फा से। तो ये स्टेटमेंट फोर्थ में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। गलती से 1 लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये जून 2013 में आया था। यहाँ पर 2 स्पीसीज के बारे में दिया हुआ है। एक स्पीसीज के लिए यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो दे रखी है, दूसरी के लिए कैरिंग कैपेसिटी जो है वो दे रखी है, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो दे रखी है मान लो। और जब ये
ए अकेली ग्रो करती है तो वो इस डेंसिटी तक पहुंच जाती है 325 तक, बी अकेली ग्रो करती है तो वो 179 डेंसिटी तक पहुंच जाती है पर किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन जब ए और बी को साथ में रखा जाता है, जब वो दोनों को एग्जिस्ट करती हैं, तो ए 297 तक पहुंच पाती है, जबकि उसका मैक्सिमम कितना था 325, यानी कि लेस देन K1। इसी तरह से B जो है उसके लिए K2 था 179, जब वो को एग्जिस्ट करती हैं तो वो 150 तक ही ग्रो करती है, यानी कि K1 से स्मॉल पॉपुलेशन तक ग्रो करती है स्पीसीज 1 और K2 से स्मॉल पॉपुलेशन तक ग्रो करती है स्पीसीज 2। इसका मतलब ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगी, और हमने जो हमारा लॉटका वोल्टेरा वाला मॉडल था उसके अंदर पढ़ा हुआ था कि जब को एग्जिस्टेंस होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो ज्यादा है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की तुलना में, और तभी को एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो आंसर जो है वो इसका सेकंड हो जाएगा, द इंट्रा स्पेसीज कंपटीशन इज मोर इंटेंस देन इंटर स्पीसीज कंपटीशन। बिल्कुल सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ इक्वेशन लिखी हुई है, उनको क्रॉस मैच करना था, देखते ही पता लग रहा होगा। पहली जो इक्वेशन है dn/dt rn k - n अपॉन k किसकी होती है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो कहां पर है, ये रहा लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। dn/dt इक्वल्स टू rn किसकी होती है, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो कहां गया, ये रहा dn1/dt r1 n1 k1 - n1 अल्फा * अपॉन k1, ये किसकी है, ये स्पीसीज 1 की है स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में, लॉजिस्टिक वाली। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 1 इन द प्रेजेंस ऑफ कंपीटिंग स्पीसीज 2, ये रहा यहाँ पर। तो जो बचा हुआ है वो डेफिनेटली इसी का होगा, तो आंसर जो है वो यही हो जाएगा फर्स्ट। फिर यहाँ पर हमें एक जो पॉपुलेशन है स्पीसीज 1 और 2 है वो साथ साथ रहती हैं, उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार रीडिंग लगा देता हूँ क्वेश्चन। इनकॉर्पोरेटिंग एडिशनल इकोलॉजिकल फैक्टर्स इनटू द लॉटका-वोल्टेरा प्रीडेटर मॉडल कैन चेंज प्रीडेटर आइसोक्लाइन। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर को ऐड करने पर प्रीडेटर आइसोक्लाइन जो है वो चेंज हो जाता है, जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन हमने पढ़ा था। गिवन बिलो आर 3 state space graph A, B and C representing modification of predator isocline due to ecological factors listed below। हमें मैच करना है। अच्छा, पहला ग्राफ जो है वो ग्राफ, यहाँ पर हम पहले की ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ A, ये ग्राफ B और ये ग्राफ C। ग्राफ A जो है उसके अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये प्रे जो है, प्रे के बढ़ने के साथ प्रीडेटर बढ़ा, लेकिन इस लेवल तक आने के बाद प्रीडेटर जो है वो बढ़ना रुक गया है, यानी कि ये मैक्सिमम अमाउंट है प्रीडेटर की, मैक्सिमम पॉपुलेशन है प्रीडेटर की। इसका मतलब यहाँ पर हमें प्रीडेटर की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पता चल रहा है। तो कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइंड। कौन से ग्राफ में, ए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में ए। दूसरा लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी, विक्टिम अबंडेंस एक्टिंग एज प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी। तो पहले एक बार दूसरे पे देखते हैं। ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है कि यहाँ पर प्रीडेटर जो है वो एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा हुआ है। अब यहाँ पर प्रे या विक्टिम स्पीसीज के बढ़ने के बावजूद भी, विक्टिम स्पीसीज के बढ़ने के बावजूद भी प्रीडेटर, सॉरी विक्टिम स्पीसीज तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट रखी है, विक्टिम स्पीसीज जो है उनको कांस्टेंट रखा, और विक्टिम स्पीसीज के कांस्टेंट रहने के बावजूद भी, विक्टिम स्पीसीज के कांस्टेंट रहने के बावजूद भी प्रे जो है, सॉरी प्रीडेटर जो है उसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है, उसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है। विक्टिम यानी कि प्रे कांस्टेंट है, फिर भी प्रीडेटर बढ़ता जा रहा है। ये कैसे हो सकता है कि प्रे तो यानी शिकार नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर भी शिकारी की मात्रा बढ़ती जा रही है, अमाउंट जो है बढ़ते जा रहे हैं। कैसे हो सकता है ऐसा? अगर उसे कोई अल्टरनेटिव शिकार मिल जाए तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट प्रे। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ कौन सा हुआ? बी वाला ग्राफ किसका हुआ? सेकंड वाली कंडीशन का। ए वाला ग्राफ किसका था? थर्ड वाली कंडीशन का। तो इसका मतलब सी वाला ग्राफ किसका है? फर्स्ट वाली कंडीशन का। तो इसका मतलब ए थर्ड, बी सेकंड और सी फर्स्ट, ये हमारा आंसर जो है वो यहां पर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ए और बी दो स्पीसीज दी हुई थी। अच्छा पहले तो इस ग्राफ को देख लेते हैं क्या है। ये स्पीसीज एम का ग्राफ है, ये स्पीसीज एन का ग्राफ है। तो के एम जो है वो बड़ा है, के एन जो है वो छोटा है। इसका मतलब यहां पर ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो के एम के आइसोक्लाइन से नीचे है। इसका मतलब डी एन अपॉन डी टी जो है एम स्पीसीज के लिए वो यहां पर क्या होगी, पॉजिटिव। और डी एन अपॉन डी टी स्पीसीज एन के लिए इस बी पॉइंट पर क्या होगी, क्योंकि इसके आइसोक्लाइन से ऊपर है। तो आइसोक्लाइन से ऊपर मैंने कहा था डी एन अपॉन डी टी क्या होता है, नेगेटिव। आइसोक्लाइन पर डी एन अपॉन डी टी क्या होता है, 0। और आइसोक्लाइन के नीचे की तरफ क्या होता है, डी एन अपॉन डी टी पॉजिटिव। बस तो यही अपने को देखना है। एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ एम एंड एन स्पीसीज इंक्रीज, नहीं एट पॉइंट ए, सॉरी हाँ एट पॉइंट ए बात करें तो इसके नीचे है, बी से भी नीचे। हाँ तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट बताना है। दूसरा कहता है एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एम इंक्रीज, तो ठीक है एम के नीचे है बी, इसका मतलब एम इंक्रीज होगा। और स्पीसीज एन डिक्रीज, हाँ स्पीसीज एन के ग्राफ से ऊपर है तो ये डिक्रीज होगा, ये भी सही बात है। यहां पर फिर एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एन इंक्रीज, बी पॉइंट पर पॉपुलेशन ऑफ एन इंक्रीज, गलत। स्पीसीज एट पॉइंट बी स्पीसीज ऑफ एन इंक्रीज, स्पीसीज एन इंक्रीज वाइल दैट एम डिक्रीज, नहीं। अगर मैं बात करूं पॉइंट बी की तो पॉइंट बी पर एम तो इंक्रीज होती है और एन डिक्रीज होती है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर। तो लॉटका वोल्टेरा मॉडल पर एक क्वेश्चन आता ही आता है नेट के एग्जाम में हमेशा। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ के अगर तुम्हारे सी पार्ट का एक क्वेश्चन सही होता है, और वो टॉपिक भी ऐसा जो सिर्फ 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है और जिस पर क्वेश्चन 100% आने वाला है, तो मेरे ख्याल से वो टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब सीधे सीधे 2% मार्क्स सी पार्ट में अगर आता है तो, और 2% बहुत होते हैं सिलेक्शन करवाने के लिए भी। और अगर सिलेक्शन रुकना हो तो 2% अगर कम सिलेक्शन रुकवाने के लिए तो 0.1% भी काफ़ी है, और सिलेक्शन करवाने के लिए ये एक क्वेश्चन काफ़ी है। कई बार जब सिर्फ एक ही क्वेश्चन की कमी पड़ती है तो ऐसे क्वेश्चन करने से क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता भी बढ़ती है और सिलेक्शन के चांस भी बढ़ते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आराम से अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिन पर 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना, अच्छी अच्छी वीडियोस जो है मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा तुम्हें। थैंक यू।